नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ हुई है और किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा भी है। एक हफ्ते से किश्तवाड़ के जंगलों में ये आतंकी छिपे हुए हैं और एहतियातन इंटरनेट की जो सेवा है वो बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फिर से मुठभेड़ देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि सेना इस इलाके में कई आतंकियों को घेर रखा है और 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन 18 जनवरी 2026 से चल रहा है और अब इसका 14वां दिन है। इलाका पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा बलों की मजबूत रणनीति और खुफिया तंत्र के समन्वय से ऑपरेशन प्रभावी ढंग से चल रहा है। उधर रायपुर दौरे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दुर्ग के खेतों में किसानों से संवाद करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है कि किसानों से उनके अनुभव सुनेंगे शिवराज सिंह चौहान और किसान मेले में भी शामिल होंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो ये अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि रायपुर दौरे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दुर्ग के खेतों में किसानों से संवाद करेंगे, किसानों का हालचाल भी जानेंगे, उनके अनुभव को भी सुनेंगे और इसके साथ ही साथ किसान मेले में शामिल होंगे कृषि मंत्री। तो दुर्ग के खेतों में किसानों से उनका अनुभव सुनेंगे। रायपुर दौरे पर हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इस वक्त छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रही है। ऐसे में जाहिर तौर पर इन किसानों से वो अनुभव भी लेंगे, उनसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। खेती किसानी को लेकर जानकारी किसानों से शिवराज सिंह चौहान लेने वाले हैं। प्रगतिशील किसान संघ कई दिनों से मुझे आग्रह कर रहा था कि मैं आके उसको देखूं, तो उनके प्रयोगों को मैं देखूंगा, उनके साथ चर्चा भी करूंगा, किसानों से संवाद करूंगा और बाद में किसान मेले में भी भाग लेके, क्योंकि किसान मेला एक सरकार और किसानों के बीच संवाद का सेतु है, तो उसमें भी चर्चा करूंगा। यंग लीडर्स डायलॉग के अंतर्गत यहाँ की कुछ नौजवान दिल्ली गए थे, तो उनको भी मैंने निमंत्रित किया है, क्योंकि युवाओं के मन में कई तरह के आइडियाज होते हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। विकसित भारत जी राम जी। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए संवाददाता यशी राजे हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशी, जरा बताइए, जो ये कृषि मेला शुरू हुआ है, कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, कब वहां पर कृषि मंत्री पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी सुबह 8:30-9 बजे करीब आ चुके हैं और वो अभी 3-4 दिन के दौरे पर हैं, जहाँ आज कृषि के साथ बैठक के अलावा यहाँ पर उनकी बैठक मंत्रालय में भी होने वाली है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ, जो कि दोपहर शाम तक शुरू होगी, जहाँ पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विजय शर्मा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही उनकी बैठक होगी, जहां पर वो केंद्रीय योजनाएं जो है सारी किसानों को लेकर, वो सारी योजनाओं के बारे में वहां पर चर्चा की जाएगी और चर्चा इस तरीके से होगी कि वहां राज्य में और कितने किसानों को लेकर, किसानी क्षेत्र पे कितने विकास हो सकते हैं, उनको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी इस बैठक में। इसके साथ ही किसान मेले पहले यहाँ पर होगा, जिसमें शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर शामिल होंगे। इस मेले में सारे किसान और प्रगतिशील जो किसान संघ है उसके सारे किसान मौजूद रहेंगे। यहाँ पर सारे मंत्रियों से किसानों की यहाँ पर मुलाकात होगी, चर्चा होगी। ठीक है, और मुझे ये भी बताइएगा, ये किसान मेला, इसमें क्या कुछ हो रहा है? क्या किसानों को खेती बाड़ी की जानकारी भी दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है उनको, और इसके साथ ही साथ इस वक्त इस मेले में क्या खास देखने को मिल रहा है इस बार? जी, मैं बता दूं कि इस मेले में अभी किसानों ने जो नए प्रयोग किए हैं अपने इस क्षेत्र में, जो नए उन्होंने योजनाएं या प्रयोग बनाए हैं, उन्हें वो शिवराज सिंह चौहान को दिखाने वाले हैं, वो उनसे उस बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो नौजवान युवा है वो इस मेले में इस बार शामिल होने वाले हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी का मानना ये है कि उनके दिमाग में कई नए आइडियाज होंगे जो वो किसानों को और सबको दे सकते हैं, जो हमारे इस किसान क्षेत्र में
काफी ज्यादा सहायक भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपसे जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो रायपुर दौरे पर हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहां किसानों से बातचीत करेंगे, दुर्ग के खेतों में किसानों के बीच होंगे, उनसे संवाद करेंगे और जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं खेतों को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर, वो अनुभव भी यहां पर कृषि मंत्री किसानों से लेते हुए दिखाई देंगे। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां से लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और अब ऐसे में एक और नया मामला सामने आया है। इसमें आरोपी ने अपना आशीष नाम बताकर इंस्टाग्राम के जरिए पीड़िता से दोस्ती की और इसके बाद जब पीड़िता को आरोपी की सच्चाई का पता चला तो आरोपी उसे धमकाने लगा। ये मामला कड़कड़ थाना क्षेत्र से सामने आया है। पीड़िता के परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। परिवार का कहना है कि आरोपी युवक ने खुद को आशीष यानी कि हिंदू नाम बताकर उससे बातचीत शुरू की। धीरे धीरे लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। जब पीड़िता को युवक का असली चेहरा पता चला तो आरोपी ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। आरोप है कि युवक ने लड़की की फोटो और वीडियोस वायरल करने की धमकी दी है, उस पर शादी का दबाव बनाया। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया गया है। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए खीजर अंसारी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। खीजर, इससे पहले भी मुरादाबाद से एक मामला सामने आया था जिसमें कुछ लड़कियां एक हिंदू लड़की को बुर्का पहनाने की कोशिश कर रही थी। अब ये लव जिहाद का एक और मामला सामने आ गया। हिंदू नाम बताकर लड़की से इंस्टाग्राम पर चैट करना, बहला फुसलाकर उससे दोस्ती करना और उसके वीडियोस फोटोज के आधार पर उसको धमकाना। पुलिस ने केस दर्ज किया है। किस तरह से आगे तहकीकात बढ़ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये जो पूरा मामला है वो मुरादाबाद के थाना कटघर से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें जो लड़का है आशीष नाम से, उसने अपने इंस्टाग्राम पर आईडी बना रखी थी, जिसके बाद लड़की से वो लगातार संपर्क में था। काफी लंबे टाइम से लड़की के साथ रिलेशन में था। रिलेशन में चलते ही आशीष ने लड़की के साथ फिजिकल हुआ और फिजिकल होने के बाद जो उसके फोटो और वीडियो है वो अपने मोबाइल में सेव कर लिए। जिसके बाद लड़की को पता चला कि वो मुस्लिम युवक है। जिसके बाद उसके अपने लड़का जो है उसके घर वालों को धमकाने लगा कि लड़की का मुझसे निकाह कराओ या और इस लड़की का धर्म परिवर्तन कराओ। जिसके बाद लड़की की जो मां है उसने थाना कटघर क्षेत्र में जो थाना के एसएचओ है उनको प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद लड़के के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत कराया है। जिसके बाद पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की रही है। फिलहाल आपको बता दें लड़का जो है इस लड़की को लेकर एमडी की साइड में जो लेकर के घूम रहा था। जिसके बाद एक हिंदू संगठन के जो व्यक्ति है उसने देख लिया लड़की थे और लड़के की कुछ कहासुनी हो रही थी। कहासुनी में जब हिंदू संगठन के लोगों ने दबाव बनाया तो लड़की ने बताया कि ऐसे ऐसे ये आशीष है जो कि अपने आईडी जो है शाहरुख, इसका असल नाम है आशीष बता करके इसने इंस्टाग्राम पर लंबे समय से बातचीत कर रहा था और इसने मेरे फिजिकल जो फोटो है वो ले लिए और मेरे उन फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा और निकाह करने का दबाव बनाने लगा। कहा कि तू अपने परिवार के साथ मेरा धर्म परिवर्तन कर और जो इस्लाम है धर्म वो कबूल कर, इस्लाम में बहुत खूबसूरती है। जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जैसे ही इस बात की भनक लड़की को लगी कि ये नकली नाम से उससे दोस्ती कर रहा था, बहला फुसला रहा था, अपनी दोस्ती के जाल में उसने फंसाया है और अब इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है खिज्र कि इस वक्त मुरादाबाद में लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस और किस तरह से ध्यान दे रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? ठीक है, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई, इससे पूछताछ भी की जाएगी, इसका बैकग्राउंड भी खंगाला जाएगा, लेकिन ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ रहे हैं। जी, जैसा मैंने आपको बताया ये जो लड़का है जो शाहरुख है ये जो अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जो अमरोहा के नगर अध्यक्ष है कांग्रेस के, ध्यान से सुनिएगा, जो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष है मंसूर सुलेमानी नगर अध्यक्ष, ये उनका बेटा बताया जा रहा है। जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो इसने अपनी पहचान के रूप में बताया कि मेरा नाम शाहरुख है, मैं अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी जो है वो कांग्रेस के नेता है जिनका नाम नगर अध्यक्ष है मंसूर सुलेमानी है। जिसके बाद पुलिस ने इसको लड़के को हिरासत में लिया और पूछा कि तुमने अपनी आशीष नाम से आईडी किस लिए बनाई थी। जब उसने बताया कि मैं अपने जो संपर्क में हिंदू युवतियां हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था, इंस्टाग्राम पर उनसे बातचीत करता था, उनके बातचीत करने के बाद उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता था। आपको बता दें इससे पहले भी एक मामला जो है मुरादाबाद के थाना बिलाड़ी क्षेत्र से आया था जिसमें 5 से 6
जो मुस्लिम युवतियां हैं वो एक हिंदू युवती को बुर्का पहनाकर उसके उनके साथ घूमने का दबाव बना रही थी और इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रही थी, जिसमें युवतियों का कहना था कि जो हिंदू युवती है उसके द्वारा प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि उन्होंने कहा कि बुर्का पहनो और इस्लाम धर्म कबूल करो, हम तुम्हारी शादी करा देंगे, इस्लाम में बहुत खूबसूरती है और तुम जन्नत के हकदार होगी। यानी कुल मिलाकर नेता का बेटा है, इसी रसूख के जरिए भोली भाली लड़कियों को फंसाया जा रहा है और ये खेल जो है वो काफी समय से खेला जा रहा है। जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कई लड़कियों को भी निशाना बनाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में आगे कैसे कार्रवाई करेगी और ठोस कार्रवाई की इस वक्त जरूरत है ताकि इस तरह का जो रैकेट है उसका भंडाफोड़ हो सके। बहुत शुक्रिया खिजर, और इस पूरे मामले में नजर बना के रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नोएडा से खबर मिल रही है कि नोएडा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन देखने को मिला है। नशे में धुत 250 चालकों पर कार्रवाई की गई है। लापरवाह 210 वाहन मौके पर सीज कर दिए गए। नियमों के उल्लंघन पर 7340 वाहनों का चालान काटा गया है। बड़ी संख्या में ये लापरवाही जो है चालकों की यानी कि ड्राइवर्स की सामने आई है, जिसमें उनके वाहन भी सीज कर दिए गए, चालान भी काटा गया है। इस वक्त नोएडा से ये खबर ऑपरेशन क्लीन पुलिस की तरफ से, और लगातार लोगों को कहा भी जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में ये लापरवाही लोगों की सामने आई है। नशे में धुत होकर ड्राइव किया जा रहा है, राइड किया जा रहा है। लापरवाह 210 वाहन मौके से सीज कर लिए गए हैं और इनके चालान भी काटे गए हैं। पुलिस ने 7000 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे हैं। नोएडा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन इस वक्त जारी है। नशे में गाड़ी ड्राइव करने वाले लोगों पर यह गाज गिरी है। लापरवाह 210 वाहन मौके से सीज कर लिए गए और चालकों को भी उनका चालान काटा है। तो दिन रात पुलिस इस पूरे मामले में इस ऑपरेशन क्लीन को लगातार धार देते हुए, और देखिए बड़ी संख्या में वाहन भी जब्त किए गए। चालकों को समझाया बुझाया जा रहा है कि ड्राइव करते वक्त वो नशे में ना रहे, लेकिन बावजूद इस तरह के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए विशिष्ट अभियान चलाया गया है। सीपी मैम के सख्त निर्देशन में कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं जो ट्रैफिक नियमों का अनुपालन कराने के लिए जनपद में चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में ड्रिंक एंड ड्राइव 292 और अवैध रूप से जो गाड़ियां चल रही हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के और जिसके डीएल नहीं है, कागज नहीं है, ऐसे सभी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से ड्रिंक एंड ड्राइव जो इस सीजन में महत्वपूर्ण होता है और इससे अनहैपनिंग हो जाती है, इसको देखते हुए ड्राइव चलाया जा रहा है। इसमें बहुत ही अधिक कार्रवाइयां की गई हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, ऑपरेशन क्लीन जिस तरह से यह अभियान बढ़ता जा रहा है, काफी ज्यादा वाहनों को सीज किया है पुलिस ने। ड्राइवर्स जितने भी हैं उनमें पता चला है कि ये नशे की हालत में ड्राइव कर रहे हैं। एक तरफ तो सड़क सुरक्षा माह चलाया गया, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बावजूद इसके इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध के निर्देशन में नोएडा में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। साफ तौर पर इस अभियान का मकसद सिर्फ सड़क पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करना है। तो ट्रैफिक एसीपी शहीद अहमद के नेतृत्व में शहर में प्रमुख चौराहों पर, बाजार में, मुख्य सड़कों पर देर रात चेकिंग की गई, जिसमें डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद भी मौके पर मौजूद रहे। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चालक पकड़े गए जो शराब पीकर वाहन चला रहे थे और कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए नियमों के तहत चालान भी कार्रवाई भी की। और चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने प्रेस एनालाइजर की मदद से वाहन चालकों की जांच की और जांच में कई बड़ी बात यह है कि इतनी कार्रवाइयां होने के बावजूद भी क्या इस तरह के केसेस अब आने वाले वक्त में सामने आएंगे या नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। और यूपी के सुल्तानपुर स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला बेकाबू होकर गिर गई। ड्यूटी पर तैनात जीआरपी और आरपीएफ स्टाफ की तत्परता और सूझबूझ से महिला की जान बचाई गई, जिसके बाद रेलवे पुलिस की प्रशंसा हो रही है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या धाम प्रयागराज जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेन माघ मेला स्पेशल में चढ़ते समय महिला बेकाबू हो गई थी, अनियंत्रित हो गई थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि ट्रेन के चलते ही महिला ने अपना नियंत्रण खो दिया और वो चलती ट्रेन के नीचे आ गई और प्लेटफॉर्म पर वो गिर गई। तो फिलहाल ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार पुलिस प्रशासन और रेलवे अधिकारी लोगों से यही कहते हैं कि जल्दबाजी ना करें, लेकिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और कैसे ये महिला प्लेटफॉर्म पर गिर गई, हालांकि इसको बचाने की वहां पर कोशिश भी की गई है। तो एक महिला जो कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख सकते हैं।
और जीआरपी और आरपीएफ स्टाफ की तत्परता से इस महिला को बचा लिया गया। ड्यूटी पर तैनात ये अधिकारी महिला जैसे ही चढ़ने की कोशिश करती है, यूपी के सुल्तानपुर स्टेशन पर चलती ट्रेन में ये चढ़ने की कोशिश कर रही है। ये देखिए आप, और कैसे वो प्लेटफॉर्म पर गिरी। कुछ सेकंड और देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। यहां अधिकारियों की फुर्ती ने इस महिला की जान बचा ली है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन अधिनियम को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों, उद्देश्यों और आम जन तक पहुंचना था। और कार्यक्रम में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने ऑडियो, वीडियो और पीपीटी के माध्यम से वीबीजी रामजी अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि वीबीजी रामजी योजना का मकसद गांव में लोगों को काम की गारंटी देना, गांव में सड़क, भवन जैसी सुविधाएं मजबूत करना और मजदूरी का पैसा समय पर और पारदर्शी तरीके से देना है। इसके साथ ही पंचायतों को योजना बनाने और काम कराने में ज्यादा मजबूत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 6 हफ्ते तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इनमें ग्राम सभा, चौपाल में चर्चा, स्कूलों में भाषण, पेंटिंग प्रतियोगिता, प्रदर्शनी और जनप्रतिनिधियों से संवाद शामिल है। साथ ही 100 दिन काम पूरा करने वाले मजदूरों का सम्मान भी किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में किसानों को ये वीबीजी रामजी योजना के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए, इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। सही जानकारी इस योजना की लोगों तक पहुंचाई जाए। 100 दिन काम करने वाले मजदूरों को सम्मानित किया जाएगा और स्कूल में, अलग अलग पंचायतों में कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे कि लोगों को वीबीजी रामजी योजना के बारे में पता चल सके, जिसमें 100 दिन से 125 दिन काम के कर दिए गए हैं। हालांकि इसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लेकिन सरकार की मंशा ये है कि जो किसान हैं, जिनके लिए ये योजना लेकर आई है सरकार, वो योजना किसानों तक सही तरीके से पहुंचे, इसकी पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचे। इसीलिए ये जो कदम है वो सरकार की तरफ से उठाया गया है कि स्कूल में भाषण, पेंटिंग प्रतियोगिता के जरिए किसानों को जागरूक किया जाए, जानकारी दी जाए। आगे बढ़ेंगे। संभल में पंचायत चुनाव से पूर्व दो पक्षों में आधी रात को दो पक्षों में आपसी कहासुनी के बीच विवाद में पथराव और फायरिंग, गोली लगने से ग्राम प्रधान की राशन डीलर महिला सास की मौत हो गई। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव से पहले संभल में कानून व्यवस्था को चुनौती देती ये बड़ी वारदात सामने आई है। आधी रात को दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और ये कहासुनी विवाद का रूप ले चुकी थी, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई, फायरिंग हुई। फायरिंग में गोली लगने से ग्राम प्रधान की राशन डीलर महिला सास की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। एसपी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पूरा मामला बबराला थाना क्षेत्र के गांव पहलवाड़ा का है। दो पक्षों के मध्य विवाद हुआ है, जिसमें पथराव भी हुआ है और जो गांव की राशन डीलर है महिला प्रेमवती, उनको एक तमंचे के फायर के बाद गोली लगी है और उनकी उसके बाद में डेथ हो गई है। डेड बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जितने भी मजलूम हैं, घायल हैं, उन सबका मेडिकल करवाया जा रहा है। 3 टीमें हैं, एसओजी सर्विलांस और थाना की, और कई थानों को निर्देशित किया गया है कि रात्रि भर में ही दबिश देके जितने भी संदिग्ध और जो लोग इन्वॉल्व थे। तो संभल में दो पक्षों में ये कहासुनी हुई है, आपसी कहासुनी ने विवाद का रूप ले लिया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और मारपीट हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद कार्रवाई की है और मारपीट के साथ ही साथ फायरिंग भी की गई, जिसमें एक महिला को गोली लग गई और ये देर रात की घटना। सतीश इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। सतीश, पूरा मामला समझाइए।
देखिए, हम आपको बता दें, बात की जाए जनपद संभल के बवाल थाना क्षेत्र का मामला। यहाँ पर जो है पंचायत चुनाव से पूर्व पहले दो पक्षों में आधी रात को कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि आपसी में विवाद उतना बढ़ गया कि एक दूसरे पथराव करने लगे। पथराव के दौरान इन्होंने एक दूसरे को फायरिंग चालू कर दी गई, जिसमें एक महिला जो राशन डीलर है प्रधान के सांस लगती हैं, उनकी मौके पर सीने में गोली लगने से मौत हो गई। दूसरे पक्ष के कान पे गोली लगी है। इसी मौके पर आसपास की चौकी की पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद में वहां पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी पहुंच जाते हैं और मामले की जांच कर रहे हैं, जिसमें जो है कई टीम गठित की गई हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस गांव में चुनाव को लेकर के पहले से लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। तो इसी को लेकर के वहां मौके पर पुलिस पहुंच गई है और दोनों तरफ से तहरीर ली गई है और आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है, जांच की जा रही है कि उनकी तरफ से क्या गलती थी। ये वहां पर कुछ कारतूस भी पाए गए हैं और वहां पर जो है टीम लगा दी गई है। ये भी बताया जा रहा है कि इनमें एक महीने पहले भी आपस में विवाद चला आ रहा था, जिसको लेकर के रात कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पथराव में के दौरान फायरिंग चालू हो गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांदा में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हरि उल्लाह वाले धर्म में 3 बार तलाक बोलते ही तलाक हो जाता है, जबकि हिंदू समाज में तलाक के लिए कई पेशियां और कोर्ट की प्रक्रिया होती है। उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों को चेतावनी दी कि वो कानून व्यवस्था का पालन करें। हिंदू राष्ट्र पर बोलते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुसलमानों को गालियां देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, बल्कि हिंदुओं को अपनी कुरीतियों को सुधारना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म की कमियों को दूर करने पर ही भारत हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। अब एक दूसरा मजहब है हरिउल्लाह वाला, उनके में तो कटमा वो है, उनके यहाँ तो साफ, उनके यहाँ 3 बार तलाक हो 3 बार। हमारे यहाँ तो जब तक 20-25 पेशी ना कोर्ट में हो जाए तब तक 4 बार चप्पल उठे तब तलाक होता है। भगवान करे चला, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, कोई लेकिन एक बात बोले, बुरा न मानना, हिंदू एक बात हमारी नोट कर ले, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेंगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान, और एक बार फिर से सभी हिंदुओं को चेतावनी दी है कि एकजुट हो जाए, इस एकता में ही हिंदू आगे बढ़ेगा। इस तरह से ये धार्मिक कार्यक्रम में उनका बयान सामने आया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।